नमस्ते साथियों। तो आज हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा है ना, दोनों में कितना चेंज आ गया। जो वर्ण वाला उसमें कितना अंतर आ गया है कि पहले जो उच्चारण करते थे तो वो अलग तरीके से होता था, अभी जो उच्चारण हुआ है वो थोड़ा बदल चुका है। तो हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में जो वर्ण थे कितने थे, 52 वर्ण थे, जिसमें स्वर कितने थे, 13 स्वर थे, और व्यंजन की संख्या कितनी थी, 39 थी। ठीक है। वही अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं आज की बात, तो वर्ण कितने हो गए हिंदी में, 57 वर्ण हो चुके हैं। उसमें स्वर कितने हैं, तो स्वर है 11। अब इसमें आपको याद रखना है कि री स्वर नहीं है हिंदी भाषा में, री को छोड़ के 11 स्वर है। कौन सा है, तो ये जो आ गया है ग्रहित स्वर, इसको मिला के क्या है, 11 स्वर है। बाकी के जितने के उतने, और आम और आहा तो नहीं होता है स्वर। ठीक है भाई। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या था, री भी स्वर था और दीर्घ री भी स्वर था। ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो हम देखेंगे इसमें व्यंजन कितने, 44 है। संस्कृत में कितने थे, 39 थे, इसमें 44 हो गए। और हिंदी में देखो अनुस्वार एक है और विसर्ग भी एक है। भाई संस्कृत में भी क्या अनुस्वार विसर्ग तो एक ही थे वहां भी। अब देखेंगे जैसे कि और आ का उच्चारण कंठ से होता था। ठीक है, पहले क्या नीचे कंठ है, यहां से होता था अ आ। ठीक है, अब हिंदी में क्या उसका उच्चारण एकदम कोमल तालु की तरह होने लग गया है ना, कोमल तालु से थोड़ा ऊपर से होने लग गया, अ आ या अ। ठीक है, ये जो ग्रहित है, ग्रहित जो स्वर है इसका भी उच्चारण कोमल तालु से होता है, कहा हिंदी भाषा में है ना, आज की तारीख में देखे तो। और स्पर्श व्यंजन, इसका उच्चारण का देखो, स्पर्श व्यंजन जो च वर्ग था संस्कृत में क्या था, स्पर्श व्यंजन था। और भाई हिंदी में क्या हो गया, स्पर्श संघर्षी बन चुका है। च वर्ग जो है हिंदी में कैसा हो गया, स्पर्श संघर्षी। ये जो शोध किया किसने किया, जो भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने इस पे शोध किया, और ये सब इसका जो स्थान है, उच्चारण स्थान वगैरह, ये सब उसका पता लगाया। ठीक है, जैसे जो भोलानाथ तिवारी है ना, उदय नारायण तिवारी, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने ये शोध करके दिया है। और परिवर्तन हुआ है तो इसको हमको मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, है ना। जो परीक्षा पेपर मतलब जो पेपर बनते हैं जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो संस्कृत के आधार पे आ जा रहे हैं, लेकिन हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के आधार पे होना चाहिए। तो प्रमाण प्रस्तुत करके हम चेंज भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर से देखो इधर के ऑप्शन, मान लो कि क्वेश्चन आ गया अ और आ। ठीक है, इसका जो उच्चारण है कहां से होता है, तो कंठ और कोमल तालु। अगर दोनों आ गए हैं ऑप्शन में तब आपको कोमल तालु को टिक करना है, क्योंकि अगर ऑप्शन दिया है किसी ने तो वो इसको इसके बारे में जानता है ना, हिंदी का अच्छा नॉलेज है उसको, इसलिए उसने ऑप्शन दिया है और ये सही भी होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये दिया ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तब आपको कंठ इसका सही आंसर लगाना है। वैसे ही देखेंगे दो अंतस्थ थे, या र ल व, है ना, ये चारों थे। कब संस्कृत भाषा में चारों कैसे थे, अंतस्थ थे। और ये अंतस्थ अब देखो हिंदी में क्या हुआ, यार वही बच गए जो कि अंतस्थ है। ठीक है, अब देखो दंत, संस्कृत में क्या न स ल, ये कैसे थे, दंत व्यंजन थे। और हिंदी में क्या हो गया, वत्स हो गया। ये क्या हो गया, नस्ल कैसे हो गया, वत्स। वत्स क्या होता है, जो दांत के थोड़ा ऊपर का भाग है ना, जो दांत के थोड़ा ऊपर जो है ना भाग, उसको बोलते हैं वत्स। देख लो, क्योंकि हम अगर उच्चारण करते हैं तो अगर हम उच्चारण करते हैं त थ द, ठीक है, तो इनका उच्चारण करते हैं तो क्या हो रहा है, जीभ दांत को टच हो रही, त उच्चारण करने पे क्या हो रही, जीभ दांत के पीछे टच हो रही है। लेकिन हम जैसे न का उच्चारण करते हैं, न, तो कहा हो रहा है, जीभ के, ये मतलब दांतों के ऊपर टच हो रही है जीभ, तो ये क्या हो गया, वत्स पे टच हो रही है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, वत्स होना चाहिए, ना कि दंत। अगर संस्कृत है तो उसमें दंत है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि संस्कृत में जो न का उच्चारण स्थान है वो कहां से था, तो वो बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है और उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए दंत और वत्स से, न का पूछ लिया तो क्या होगा, वो वत्स होगा। तो इसी प्रकार से संस्कृत और हिंदी में हमने अंतर देख लिए। धन्यवाद।